नेक्स्ट टॉपिक अपना है दैट इज एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपना अमीन वाला चैप्टर इसी के साथ में कवर हो गया ना, एरोमेटिक के साथ ही। एनिलीन क्या होता है देखो, बेंजीन और इस पर NH2, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनिलीन। और अगर ये H+ को एक्सेप्ट कर ले, भाई ये एक बेस होता है, तो अगर ये H+ को एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा NH3+, दैट इज एनिलीनियम आयन। इसको बोलेंगे, ये आपका +M > -I होता है, और ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग -I होता है, क्योंकि देखो इसके पास लॉन पेयर तो है नहीं +M लगाने के लिए, और वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। pH3+ होता तो वो -M भी लगा सकता था अपना, और ये आपका डीएक्टिवेटर होगा, क्यों, और ये मेटा डायरेक्टर होगा। तो इस चीज़ का अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में यूज़ करेंगे। मेटा डायरेक्टर जो है, एनिलीन एक बेस की तरह ट्रीट किया जाता है, ये एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि Kb जो है, बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। कोई भी बेस जो है, पहली बात करें कि बेस होता क्या है, जो H+ को एक्सेप्ट कर ले अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, है ना। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज बेस, या बेस वो होगा जो हमेशा H+ को ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। तो हमारे पास में वैसे बेस 4 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। उसकी कैटेगरी को अगर डिफाइन करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं एमिडीन्स। क्या होते हैं, एमिडीन्स। उससे कम हमारे एलिफेटिक, और उससे कम हमारे एरोमेटिक, और सबसे कम हमारे होते हैं अमाइड। अगर आप ये कैटेगरी पहचान लेते हो तो 90% काम हमारा आसान होता है। सिर्फ फॉर्मेट लिख रहे हैं इसमें, बाकी हम लोग डिटेल में ये चीज़ें GOC में पढ़ चुके हैं। NH2 एलिफेटिक के अंदर R NH2 टाइप का हो गया, ये 2 डिग्री। इसमें भी ऑर्डर याद रखना, 2, 3 एंड 1। यहाँ कंडीशन है कि R शुड नॉट इक्वल टू मिथाइल। उसके बाद में हमारा अमोनिया आ जाएगा। अमोनिया के बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर भी पिरिडीन, उससे कम हमारा एनिलीन, और फिर हमारा आता है पायरोल, और सबसे लास्ट में है अमाइड, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर। अब एरोमेटिक अमीन्स के अंदर अगर पर्टिकुलर हम लोग बात करें तो 1-2 बातें मैं आपको समझा रहा हूँ कि एनिलीन जो है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ, भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए डोनेशन के लिए। तो अगर कहीं से बैक सप्लाई मिलती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर एनिलीन में मेटा लोकेशन पर या पैरा लोकेशन पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है आपका, 8 मेटा या पैरा, तो ये एनिलीन के रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा बेसिक होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ यहाँ पर, चाहे मेटा या पैरा लोकेशन पर, तो ये एनिलीन से कम बेसिक होता है। इसमें एक्सेप्शनल बात क्या है, ऑर्थो इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, SIP इफेक्ट, कि इसके ऑर्थो लोकेशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ये हमेशा ही एनिलीन से कम बेसिक होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लीस्ट बेसिक। इसका रीज़न है SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये भी डिटेल में हम लोग GOC में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक्वस फेज में कुछ नहीं बोला हुआ है तो 2-3-1 का ऑर्डर है, मिथाइल होगा तो 2-1-3 का ऑर्डर, और गैसियस फेज में 3-2-1 का ऑर्डर, और एरोमेटिक अमीन्स में भी 3-2-1 का ऑर्डर चलता है। ये सामान्य बातें हो गई। अब हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। एनिलीन को कैसे बनाया जा सकता है, बताओ। कुछ मेथड आप अभी पढ़ के आए, बोलो। नाइट्रोबेंजीन, वेरी गुड। क्या करोगे, SnHCl, मेटल प्लस एसिड, FeHCl, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना। स्ट्रॉन्ग वाले में तो
पैरा हाइड्रोक्सी अमीन बन रहा था, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के अंदर हम लोग बना रहे थे एनिलीन। ठीक है, तो इससे हमारा कंपाउंड बन गया एनिलीन। सारे मेथड्स दोबारा नहीं लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन में हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ में कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O, हीट करते हो, तो इससे भी हमारा कंपाउंड क्या बनता है, एनिलीन बनता है। ठीक है, ये तो सिंपल से बात है। अब इनके अलावा हमारे पास में कुछ मेथड्स और हैं जो प्राइमरी अमीन को बनाने के तरीके हैं। हाँ, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये सारे मेथड्स जो हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन्हीं रिएक्शंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले आप ये डिफरेंस समझ लो कि अगर RNH2 है तो दिस इज 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिग्री अलग अलग है तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये पता है कि नहीं पता है? ये हमारा 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, CH3CH2 NHCH3 CH3CH2 CH2 एंड NH2, ये आपका 1 डिग्री है जबकि ये 2 डिग्री। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या फॉर्मूला सेम है? आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और कम से कम एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाए। तो फॉर्मूला तो सेम है, देखने में अपन को ऐसा लग रहा है कि चेन आइसोमर्स है, लेकिन चेन आइसोमर्स नहीं है, ये कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। ये हमने आइसोमेरिज्म वाले पॉइंट के साथ में लिखा था। ठीक है, चलो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग एक इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम करना, और अपग्रेडेशन का मतलब होता है बढ़ाना। तो इसमें एक कार्बन कम होगा, अपग्रेडेशन में बढ़ता है। जैसे आप एक अनईस्टर्ड होमोलोगेशन पढ़ते हो, होमोलोगेशन में एक कार्बन बढ़ जाता है। ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। तो अब ध्यान से समझना, पहले फॉर्मेट सीखते हैं कि हमारे पास में C डबल बॉन्ड और NH2 दैट इज अमाइड। तो अमाइड में से ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ से हटाएंगे हम लोग, इसको हटाएंगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इसका बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो Br2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH और साथ में H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हो। तो यहाँ से हमारा कंपाउंड बनेगा, देखो फॉर्मेट समझना, ये C डबल बॉन्ड O हटा के ये NH2 इस R पे जोड़ देना है, तो RNH2 बन जाएगा। दिस इज 1 डिग्री अमीन। ये एनिलीन में होगा तो एनिलीन बन जाएगा, अदरवाइज एलिफेटिक अमीन तो है ही है। साथ में 2 मोल्स ऑफ NaBr बनेगा, साथ में 2 मोल्स ऑफ H2O बनेगा, और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी जो Na2CO3 के रूप में आएगी। है? हाँ 4 कर लो, बैलेंस कर लो ना इसको। हाँ 4 आएगा। Br2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में कितने मोल NaOH हमारा यूज हो रहा है, दैट इज 4 मोल्स ऑफ NaOH। बाकी रिएक्शन बैलेंस्ड है हमारी। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म सीख लेना, क्योंकि इसके बेसिस पर और भी कई सारे मैकेनिज्म चलते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास में सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O NH2 है, तो ये क्या करता है, NaOH जो है, NaOH यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ले गया, कंपाउंड क्या बना, RC डबल बॉन्ड O NH माइनस। ये क्या करता है, Br2 के ऊपर अटैक कर देता है, ये इधर अटैक करके एक Br को बाहर कर देगा, तो कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH एंड Br। ये N ब्रोमोमाइड बन गया। ठीक है, N ब्रोमोमाइड, NBS की तरह ही N ब्रोमो सक्सेनामाइड वो अलग था, है ना, N ब्रोमोमाइड बन गया। ये फॉर्मेट आप समझे। ये Br जो है ना, ये एक तरह का लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पर OH माइनस फिर से एक H ले जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O N माइनस एंड Br। हमेशा ध्यान रखें, इट एक्ट्स एज ए लिविंग ग्रुप। अब जरूरी नहीं कि Br ही हो, हमेशा कोई दूसरा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, और जैसा लिविंग ग्रुप होगा उसके हिसाब से रिएक्शन का टाइप जो है वो चेंज होता जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लें फॉर्मेट को,
नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर लिविंग ग्रुप C डबल बॉन्ड O और R। अब इसमें होता है रीअरेंजमेंट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से R शिफ्ट यहाँ होगा और Br को बाहर कर देगा। समझ में आ गया? ये स्टेप इसका है RDS, रीअरेंजमेंट का प्रोसेस जो है। तो यहाँ से देखो कंपाउंड क्या बना, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर R। अब शॉर्ट तरीका क्या है कि आप सीधा इसमें H2O डाल दो, सीधा प्रोडक्ट बनाने का तरीका। तो यहाँ पे आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे ब्रेक कर दो, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ 2 H, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CO2 प्लस NH2 एंड R। ये तो शॉर्ट तरीका है। प्रॉपर तरीका क्या होता है कि इसके अंदर ये OH माइनस फिर से इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा। अब मैं डिटेल्ड मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सॉरी हाँ C, इसके ऊपर एक तो आ गया OH और एक बन गया O माइनस। समझ में आ गया? ये नेगेटिव इधर आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। तो कंपाउंड क्या बना, R N माइनस C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से ये शॉर्ट तरीका जो है इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, H2O जो सॉल्यूशन में था उससे H प्लस ले जाएगा, तो कंपाउंड बन गया R NH C डबल बॉन्ड O एंड OH। सही है। अगेन OH माइनस यहाँ से H ले गया, तो R NH C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ये नेगेटिव इधर आएगा, यहाँ पे चार्ज बनाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव जो है H2O से H प्लस एक्सेप्ट कर गया। तो कंपाउंड क्या बन गया, R NH2 और साथ में बन गया CO2 जो हम लोग Na2CO3 के रूप में लिख रहे हैं। क्लियर? देखो कितने मोल NaO चीज हुआ, 1 2, उसके बाद ये 3 और एक ये 4 मोल NaO चीज हो गया। ये सिंपल सा RNH2 और CO2। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब अगर ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो इसके बेसिस पर कुछ रिएक्शंस हमारे पास और हैं, उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। एक हमारे पास में आता है, यहाँ लिख देता हूँ, रिएक्शंस सिमिलर टू हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन। एक हमारे पास में आता है श्मिट रीअरेंजमेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कोल्बे श्मिट कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था ना, फिनॉल के केस में। ये श्मिट रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में RC डबल बॉन्ड O, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आप यूज कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो। व्हाट इज हाइड्रोजोइक एसिड? HN3 के साथ ट्रीट करवाया। समझ में आ गया? तो ये किस में डिसोशिएट हो रहा है, H प्लस और N3 माइनस में। ये OH जो है ये इधर से H प्लस एक्सेप्ट करेगा और H2 के रूप में बाहर आएगा। ये OH2 प्लस, इसके ऊपर N3 माइनस जो है दैट इज अजाइड आयन, ये अटैक करके H2 को क्या करेगा, बाहर। ये लिविंग ग्रुप बन गया, SN2TH की तरह रिएक्शन हुई। तो यहाँ से N और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये बन गया। N3 माइनस में देखो क्या था, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो था ही, साथ में एक एडिशनल नेगेटिव था, तो 2 नेगेटिव थे तो एक नेगेटिव बच जाएगा, एक नेगेटिव से अटैक कर दिया उसने। ये क्या बन गया, देखो लिविंग ग्रुप, सेम फॉर्मेट बन गया। ये इधर आएगा, ये R यहाँ शिफ्ट होगा और ये इधर, तो कंपाउंड क्या बना, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ में N2 गैस रिलीज हो गई, और इसमें H2 डालते हैं। हम शॉर्ट तरीका यूज कर लें, कंपाउंड क्या बना, RNH2 प्लस CO2। क्लियर? ये कहलाएगा श्मिट रीअरेंजमेंट। दूसरा हमारे पास में आता है लॉसन रीअरेंजमेंट।
लॉसन रीअरेंजमेंट का फॉर्मेट देखो, हमारे पास में एसिड हैलाइड, ये एसिड क्लोराइड ले लिया मान लो, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो NH2OH के साथ, दैट इज हाइड्रोक्सिलामीन, सॉरी वो तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में होता है। आप इसकी रिएक्शन जो है अगेन करा रहे हो सोडियम अजाइड के साथ, NaN3 के साथ में। देखो ये सोडियम अजाइड जो होता है ना, अपने गाड़ियों में आपने सुना होगा कि एयरबैग्स होते हैं, एयरबैग्स में क्या होता है, सोडियम अजाइड का पाउडर भरा होता है, जो थोड़े से प्रेशर, मतलब जैसे ही प्रेशर लगता है इसके ऊपर, वो तो बहुत थोड़े से सोडियम अजाइड की सहायता से बहुत लीटर्स के अंदर N2 गैस को प्रोवाइड किया जा सकता है। N2 गैस हाईली स्टेबल होती है, तो ये जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, हाई टेम्परेचर इसको जैसे ही मिलता है, ये फटाफट से क्या करता है, N2 गैस को बना देता है, तो पाउडर होता है उसमें, ठीक है। तो अगेन N3 माइनस जो होगा वो क्या करेगा, इस पर अटैक करके Cl को बाहर करेगा, तो कंपाउंड क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N और ये N ट्रिपल बॉन्ड N माइनस और इस पर प्लस, सेम फॉर्मेट, ये रीअरेंजमेंट हो गया। कंपाउंड क्या बना, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में N2 गैस, और इसमें H2O डालते हैं, क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस CO2। क्लियर। तीसरी रिएक्शन दैट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट। इसके अंदर भी हम लोग एसिड हैलाइड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन इस बार हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में करा रहे हैं, NH2OH के साथ। तो पहला प्रोसेस तो सेम, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बनेगा NH एंड OH। अब ये OH पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये फिर से क्या करता है, एसिड हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगा, ये इधर अटैक करके Cl को क्या करेगा, बाहर, तो कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH O C डबल बॉन्ड O एंड R। अब ये एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर OH माइनस जो होगा वो यहाँ से H ले गया, कंपाउंड क्या बना, R C डबल बॉन्ड O N माइनस O C डबल बॉन्ड O एंड R, सेम फॉर्मेट, ये इधर आएगा, R इस पे शिफ्ट और ये लिविंग ग्रुप, कंपाउंड बन गया R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इसमें H2 डालते हैं, क्या बना, RNH2 प्लस CO2। तो ये मिसलिनियस रिएक्शंस हैं जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की तरह ही चलती हैं। क्लियर। ये सब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग एडिशनली इनको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अच्छा, एक चीज आपको और सीखनी है, ये वाली जो रिएक्शन थी ना हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें ध्यान रखना, एक मैं यहाँ पर नोट बना के लिख देता हूँ, नो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। अब इस बात का क्या मीनिंग है, ध्यान से समझना। ये R ग्रुप जो यहां से माइग्रेशन कर रहा है ना इस पे नाइट्रोजन पे, ये सॉल्यूशन में फ्री नहीं हो रहा है। ये जो नाइट्रोजन इस C डबल बॉन्ड O पे जुड़ा है वही इस R पे जाके जुड़ेगा, ये R जो है सॉल्यूशन में फ्री नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो कि मिक्सचर ऑफ अमाइड्स हम लोग यूज कर लें, तो उस कंडीशन के अंदर, जैसे एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास में ये कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ अमाइड हम लोग यूज कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 और ये मान लो 15 वाला नाइट्रोजन है ना, और इसके साथ में हमने एक कंपाउंड और यूज किया है, C डबल बॉन्ड O NH2 नॉर्मल वाला, और यहाँ पर एक CH3 भी है। इसकी रिएक्शन आपने Br2 प्लस NaOH के साथ में ट्रीट किया। देखो रिएजेंट जो होता है ना हॉफमैन ब्रोमोमाइड में, यहाँ पर रिएजेंट मेंशन करता हूँ मैं, NaOH प्लस Br2, या इसकी जगह पर NaOBr भी लिखा हो सकता है, क्या NaOBr भी लिखा हो सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन या तो ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, तो कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, Br2 प्लस NaOH इतना ही लिख के देते हैं वो, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से हटाना, ये नाइट्रोजन इसी रिंग पे जुड़ेगा और ये C डबल बॉन्ड हट के ये नाइट्रोजन इसी पे जुड़ेगा। ये नहीं होगा कि ये वाला नाइट्रोजन इस रिंग पे आके जुड़ जाए, क्योंकि ये R ग्रुप सॉल्यूशन में फ्री नहीं हो रहा है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन इस पे जुड़ जाए और ये वाला आकर इस पे जुड़ जाए, ऐसा संभव इसमें नहीं होता है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा NH2 स्टार वाला और इस पे बनेगा CH3 वाले पे नॉर्मल वाला NH2, नो क्रॉस प्रोडक्ट। ये बात अपन ने लिख ली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जो इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो अब इस रिएक्शन में भी देखो कंफ्यूज करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। थैलिक एसिड पता है तुम लोगों को? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। और अगर थैलिक एसिड को डायरेक्टली आप हीट कर देते हो, या जैसे मान लो आपने P2O5 डाल के हीट कर दिया, तो ये हीटिंग इफेक्ट के अनुसार ये एनहाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, सही है ना। तो रिएक्शन को जरूरी नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करें, रिएक्शन को किसी और जगह से भी स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि आपने COH और COH लिया, इसको पहले अमोनिया के साथ में ट्रीट कर दिया, तो पहले तो यहाँ से अमाइड बन ही रहा है, C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O NH2। इसको हीट करोगे तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर आ गया, तो यहाँ से कंपाउंड बन गया C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O एंड ये थैलेमाइड बन गया, ठीक है ना। तो रिएक्शन जरूरी नहीं कि यहाँ से स्टार्ट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। और इस कंपाउंड के अंदर आपने मान लो KOH डाल दिया, तो KOH जो है वो क्या करेगा, यहाँ से H ले गया, तो कंपाउंड क्या बन गया, ये C डबल बॉन्ड O N माइनस और K प्लस C डबल बॉन्ड O और ये, और इसकी रिएक्शन हमने किसी एल्काइल हैलाइड के साथ में कराई, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके हेलोजन को क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। यहाँ पे कंडीशन है कि R क्या नहीं होना चाहिए, वही 3 डिग्री एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, इस तरीके से, और कोई ब्रिज हेड, ताकि SN2 रिएक्शन उसमें आसानी से हो सके। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना देखो, ये C डबल बॉन्ड O N और इसके ऊपर R जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O। अब इसका आपको क्या करना है, KOH की उपस्थिति में, एक्वस KOH की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करना है। KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, एक्वस KOH एंड हाइड्रोलिसिस। ज्यादा आ रहा है क्या समझ में? एक्वस KOH। अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेम प्रोसेस, क्या होगा देखो, यहां से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, इधर OH और इधर H, समझ में आ गया। तो यहां से कंपाउंड क्या बन रहा देखो, एक तो बन गया हमारे पास में ये कंपाउंड C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस बनेगा, ध्यान रखना, या K प्लस, कारण क्योंकि देखो ये बेसिक मीडियम के अंदर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनकर उसका सॉल्ट बनेगा K प्लस, और साथ में बन गया RNH2। ये प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका हो गया, क्लियर। एक लास्ट मेथड हम लोग और सीखते हैं जिसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस, दिस इज नॉट ए गुड मेथड। हमारे पास में RNH2 है, वैसे तो रिएक्शन हम लोग RX के साथ में कराते हैं अमोनिया की, तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा RNH2। अब ये और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये फिर से RX के ऊपर अटैक करेगा, तो कंपाउंड बनेगा RNHR। तो नाइट्रोजन पे जब तक लोन पे रहेगा ये अटैक करता जाएगा, क्यों, इस तरीके से। तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा RNR एंड R, फिर से ये RX के ऊपर एक बार अटैक कर देगा, और यहाँ से कंपाउंड बनेगा RNR RR पॉजिटिव चार्ज और साथ में X माइनस। तो देखो ये तो प्राइमरी अमीन है, ये 2 डिग्री, ये आपका टर्शरी, और ये टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट। और अगर इसको डायरेक्टली हीटिंग कर दें तो क्या होता है, मतलब एक्चुअल में हम लोग प्राइमरी अमीन बनाना चाह रहे हैं, तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट्स का मिक्सचर मिल जाता है। तो परसेंटेज यील्ड अगर इसकी बात करें
तो इसकी मात्रा बहुत कम मिलती है, तो दिस इज नॉट ए गुड मेथड। ये कोई अच्छी विधि नहीं होती। आगे बात सुनिए, मैंने जो आपसे पूछा कि टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट जो है, इस कंपाउंड को यदि आपने डायरेक्टली हीट कर दिया, ये है ना, इसको डायरेक्टली हीट करा तो क्या बनेगा? टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट कैसे बन रहा वो तो मेथड लिख ही चुके, और इस कंपाउंड को सीधे सीधे हीट करने पर क्या बनेगा बोलो? हॉफमैन एल्कीन बनेगी ना यार, यहां से H और ये यहां से लिविंग ग्रुप। हॉफमैन एल्कीन मेजर बनती है, ये मैंने आपको बताया था, याद है ना, अमोनियम आयंस को CH3 CH CH3 CH3 एंड CH3। हॉफमैन एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेथड, ये देखो पहचान में नहीं आता, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इस फॉर्मेट को जरूर याद रखें, ठीक है। ट्राई एल्काइल सल्फोनियम आयंस को भी आप हीट करने पर ऐसा बना सकते हो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब इसके रिएक्शन बड़ी आसान है। पहली रिएक्शन, हमारे पास में एनिलीन है, इसकी रिएक्शन आपने H2Ni के साथ में करा दी, बोलो क्या बने? साइक्लोहेक्सेनमीन बन जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस। दूसरी रिएक्शन, हमने प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन पढ़ी रखा है, हेलोजिनेशन, और उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले हेलोजिनेशन की बात करते हैं। हेलोजिनेशन प्रोसेस में फिनॉल के अंदर क्या हो रहा था? अच्छा, आपको ये तो बताना, एनिलीन और फिनॉल दोनों ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो मान लो आपने इसकी रिएक्शन Br2 + H2O के साथ में कराई, तो यहाँ से भी ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। हाँ, क्यों? हाईली एक्टिवेटेड रिंग है। फिनॉल के केस में तो ये तो बन ही रहा था, लेकिन यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन जब आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 भी करा देते हो, है ना, तो उसमें भी प्रोडक्ट यही बनने वाला है, सेम ही, वही 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 278 केल्विन, यहाँ पर भी ब्रोमीन। तो मोनोब्रोमिनेशन डायरेक्टली एनिलीन से हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें तरीका क्या यूज़ करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन वाला, जो अभी हम लोग सीख चुके थे थोड़ी देर पहले। कैसे? कि आप एनिलीन की रिएक्शन CH3 C++OCl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो ये प्रोटेक्शन कर देगा इसका। इससे क्या बनेगा बताओ? ये फर्स्ट रिएजेंट है, यहां से बनेगा NaHC++OCH3। मान लो हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो यहाँ से कंपाउंड बनाना है NH2 और ये Br, ऑर्थो वाला बनाना है, और वो भी मेजर बनाना है। तो पहला रिएजेंट ये हो गया। दूसरा बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO4, तीसरा Br2Fe, और फोर्थ डाइल्यूटेड H2SO4। बोलो सेकेंड रिएजेंट पर क्या होगा? ये NHC++OCH3 और यहाँ पर SO3H, सही है। उसके बाद में Br जुड़ेगा, NHC++OCH3 और यहाँ पर Br और यहाँ SO3H, और फोर्थ रिएजेंट डालने पर इसका भी हाइड्रोलिसिस हो ही जाएगा। ये तरीका हमें अपनाना पड़ेगा अगर मोनोब्रोमिनेशन करवाना है। और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं डाल के डायरेक्टली Br2Fe डालोगे तो पैरा पे आ जाएगा, तो फिर हाइड्रोलिसिस तो करना ही पड़ेगा उसका। हेलोजिनेशन क्लियर हो गया। सेकेंड प्रोसेस दैट इज नाइट्रेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन का जब आप नाइट्रेशन करवाते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो देखो एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो प्रोडक्ट बनना क्या चाहिए? ऑर्थो और पैरा पर NO2 आना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके साथ में मेटा वाला प्रोडक्ट भी सफिशिएंट मात्रा में बनता है। अब उसका कारण क्या है?
इनके परसेंटेज की अगर बात करें तो ये 51% होता है, ये 47% और ये ऑलमोस्ट 2% ही होता है, इतना कम बन रहा है। तो उसका कारण सिंपल सा है कि ये एनिलीन जो है एसिडिक मीडियम हमारे पास में प्रेजेंट है, तो जैसे ही H+ को एक्सेप्ट करेगा एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होगा। वो क्या होता है? मेटा डायरेक्टर। तो वो सफिशिएंट क्वांटिटी में मेटा लोकेशन पर भी NO2 को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देता है। याद रहेगी ये बात सभी को। तीसरी रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की अगर बात करें तो एनिलीन का डायरेक्ट सल्फोनेशन जब आप कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 पर, तो एक्चुअल में क्या होता है, एसिडिक मीडियम है तो ये NH3+ बन जाएगा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा, SO4 2-, ये सॉल्ट बन जाएगा क्या। तो डायरेक्ट ऐसे सल्फोनेशन होगा नहीं। तो अगर सल्फोनेशन करवाना है तो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना पड़ेगा और इसके ऊपर 180 डिग्री सेल्सियस के साथ में हीट करना पड़ेगा 5 से 6 घंटे तक। प्रोलॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है हाई टेम्परेचर पे, तब जाके इसका सल्फोनेशन होता है और कंपाउंड बनता है NH2 एंड SO3H, दैट इज नोन एज सल्फेनिलिक एसिड। क्या? सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो कंपाउंड हमने बनाया ना, इसको क्या बोलते हैं जरा बता सकते हो? ये वाला जो कंपाउंड है, ये बेंजीन पर NH3 डबल बॉन्ड CH3, एसिटिनिलाइड। क्या क्या बोलते हैं? एसिटिनिलाइड। सल्फेनिलिक एसिड बन गया। लेकिन ये यहां तक नहीं रुकता है, ये इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन करेगा। बोलो, SO3H H+ रिलीज कर देगा और ये NH2H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां से जो कंपाउंड बना है दैट इज NH3+ एंड SO3-। दिस कंपाउंड इज नोन एज ज़्विटराइन, जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा है। ज़्विटराइन, और क्या बोल सकते हैं इसको? इसको आप इंटरनल सॉल्ट भी कह सकते हो। इंटरनल सॉल्ट, बाइपोलर सॉल्ट, आप इसको डाइपोलर शब्द भी यूज कर सकते हो। ये आपका है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, लेकिन शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये इनऑर्गेनिक लवण की तरह गुण प्रदर्शित करता है। तो ये आपका क्रिस्टलाइन भी होता है। क्या? ज़्विटराइन, बाइपोलर सॉल्ट, डाइपोलर सॉल्ट, इंटरनल सॉल्ट, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म ज़्विटर आयन, इस टाइप का क्वेश्चन। या ज़्विटर आयन कौन सा है, सभी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, ये तो हो गया इसका सल्फोनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने बात कर ही रखी है कि डायरेक्टली संभव इसके अंदर होता नहीं है। और रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, एक हमने ये पढ़ रखा है, एनिलीन की रिएक्शन आप चाहे तो Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 H2SO4 H2O, एयर ऑक्सीडेशन, ये सब शब्द यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ से बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है, जो एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है हमारे लिए, याद रखनी है इस बात को। ठीक, अब इसके अलावा प्रोटेक्शन वाले, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, ये पढ़ लिया था अपन ने फिनॉल के साथ में। देखो क्या हमारे पास में ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लिखो या pyridine लिख दो। तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या बनेगा, ये NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटिनिलाइड। जो जेई के सिलेबस में साफ लिखा हुआ है शब्द, इसके रिएक्शंस, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं काफ़ी हमारे। समझ में आ गया? एसिटिनिलाइड क्लियर, प्रोटेक्शन हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर रिएक्शन वापस से
बैकवर्ड आ जाती है, H प्लस H2O डालने पर ये हट भी जाएगा। अब देखो और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इस रिएक्शन को यूज़ करते हुए कि भाई मान लो NH2 है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी फोस्जीन गैस के साथ में, दिस इज फोस्जीन गैस। इसको वॉर गैस भी कहा जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसको यूज़ किया गया था। दिस इज हाईली पॉइजनस, है ना। क्या होगा, इधर से भी आ जाएगा एक Cl और ऐसा एक और मॉलिक्यूल आएगा, क्यों बोलो, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ से, ये NH C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पर ये बेंजीन, मतलब दोनों डायरेक्शन में 2 Cl है ना, तो 2 लिविंग ग्रुप बन गए तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 2 मोल ऐसे रिएक्ट कर जाएंगे आपस में। अब बेवकूफ़ बनाने का तरीका देखो कि भाई हमारे पास में NH2 है और इसकी रिएक्शन, एक भाई साहब थे जिन्होंने बोला कि PHC डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड हैलाइड ही तो है, R की जगह पर भाई R ग्रुप में CH3 ले रहे थे, अभी CH3 की जगह हमने क्या ले लिया, बेंजीन, और इसको NaOH के साथ में हीट कर दिया, तो क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, ये NH2 अटैक करके Cl को क्या करेगा बाहर, तो बेंजीन इसके ऊपर NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये PH। अब इसको उन्होंने नाम दे दिया, दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्टन बोहमैन रिएक्शन, शॉर्टन बोहमैन अभिक्रिया कहते हैं इसको, याद रख लोगे इसको, सिंपल प्रोसेस। अब देखो और क्या क्या संभावना हो सकती है हमारे पास में, कि मान लो हमारे पास में एनिलीन है और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड Cl, PH SO2 Cl, दिस इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में प्रोसेस तो वही है, कंपाउंड क्या बन जाएगा, NH S डबल बॉन्ड O, मतलब एक तरह से यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर आ रहा है और ये बेंजीन, ये कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा और क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें, कि मान लो आपके पास में एनिलीन है और इसकी रिएक्शन हमने TSCl के साथ में कराई, व्हाट इज TSCl, दैट इज टोसाइल क्लोराइड। क्या होता है स्ट्रक्चर, टोसाइलेट आयन तो पता ही है, तो टोसाइलेट आयन में यहाँ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन होता है, यहाँ Cl है, दिस इज नोन एज TSCl, टोसाइल क्लोराइड, तो एक H और एक Cl बाहर। भाई NH2 जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ये, इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। इतनी बातें समझ में आती, आप इसका हॉफमैन अमोनोलिसिस भी करा सकते हो। कैसे, NH2 है और इसकी रिएक्शन आपने CH3I के साथ में कराई, तो ये इस पर अटैक करके हटा देगा इसको, तो ऐसे रिएक्शन 4 बार हो जाएगी, टोटल 3 बार हो जाएगी, तो N के ऊपर कितने CH3 आ जाएंगे, 3, और चार्ज क्या बन जाएगा, प्लस, और साथ में ये सॉल्ट बन जाएगा, टेट्राइल्किल अमोनियम सॉल्ट, दैट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। यहाँ तक तो सिंपल रिएक्शंस है। अब मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसके लैब टेस्ट, कि भाई हमारे पास में जो अमीन्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन 3 टाइप के हैं, एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी है, उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, उन चीज़ों को सीखना है। अच्छा एक रिएक्शन हम लोग और पढ़ लेते हैं, जो डाइएजो कपलिंग रिएक्शन बताई थी आपको। पहले तो ये रिएक्शन पढ़ते हैं कि हमारे पास में NH2 है, इसकी रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में आप करवा रहे हो या HNO2 के साथ में करा रहे हो, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ लिखेंगे कैसे बन रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। क्या, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। और क्या रिएक्शन है, और कौन सी बता रहा था, कपलिंग रिएक्शन, PH N2 प्लस और Cl माइनस, H प्लस की उपस्थिति। देखो फिनोल बेसिक मीडियम में था, ये एसिडिक मीडियम में है ना, pH कितनी होनी चाहिए,
4 से 6, क्या बनेगा बताओ? NH2 और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और PH, ये येलो कलर की डाई है जिसको हमने नाम लिखा था एनिलीन येलो। क्यों? ये डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। ठीक, ये तो हो गए सिंपल से रिएक्शन, मतलब एनिलीन जो है फिनॉल के कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं दैट आर लैब टेस्ट्स। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। लैब टेस्ट में हमारे पास में अमीन्स जो हैं कितने टाइप के हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 टाइप के अमीन्स हैं। एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो पहले तो हमें ये भी पता करना है कि हमारा कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। और एलिफेटिक या एरोमेटिक में अगर कुछ डिटेक्शन हो जाता है तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो उनका डिफरेंशिएशन टेस्ट खूब सारे हैं हमारे पास में, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में हम लोग सीखते हैं इसको कि किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग नाइट्रस एसिड टेस्ट, अच्छा सबसे पहले हम लोग कार्बाइल अमीन रिएक्शन यूज करते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, मान लो अननोन कंपाउंड जब भी आता है आपके पास में और आपको लगता है कि भाई ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, प्राइमरी से या मतलब आपके अमीन टाइप का कुछ हो सकता है, एरोमेटिक या एलिफेटिक, तो सबसे पहले आप क्या कराते हो? कार्बाइल अमीन रिएक्शन, या इसको हम लोगों ने नाम दिया था आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण नाम दिया था। हमारे पास में कंपाउंड है मान लो एनिलीन या RNH2, ये दोनों ही आपके 1 डिग्री अमीन्स हैं। ये एरोमेटिक है जबकि ये एलिफेटिक है। इन दोनों की ही रिएक्शन जब आप CHCl3KOH के साथ में कराते हो, हीट कर देते हो, इन दोनों की ही, तो यहां से कंपाउंड क्या बनता है? आइसोसाइनेट, दैट इज फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। इसमें बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C। दीज आर आइसोसाइनाइड एंड दे आर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, दुर्गंध युक्त यौगिक। अननोन कंपाउंड था, आपने CHCl3KOH डाल के हीट कर दिया, तो यदि दुर्गंध उत्पन्न होती है तो इसका मतलब आइसोसाइनेट का निर्माण हुआ है और वो आपका प्राइमरी अमीन है। अब प्राइमरी अमीन एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री की अगर हम लोग बात करें, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, ये आइसोसाइनेट टेस्ट नहीं देते हैं। क्या? ये टेस्ट नेगेटिव आता है 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में। तो पहली चीज क्लियर हो गई, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन शो करेंगे? प्राइमरी अमीन शो करेंगे। वो एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। इतनी बात याद होगी। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड जनरेट होगा। अब मान लो कि हमारे पास में फाउल स्मेल जनरेट हो गई, तो अब हमने ये संभावना व्यक्त कर दी कि भाई हमारा प्राइमरी अमीन भी हो सकता है, प्राइमरी अमीन तो है, वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स का डिफरेंशिएशन टेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सेकंड जो हम लोग काम करते हैं दैट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। क्या यूज करते हैं? नाइट्रस एसिड टेस्ट यूज करते हैं। ये प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है ना। कैसे? नाइट्रस एसिड क्या होता है? NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? HNO2 का निर्माण करते हैं। और HNO2 क्या करता है? N2 प्लस NO प्लस निकालता है और जो कन्वर्ट करता है N2 प्लस में। अभी इसका मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे बाद में, ठीक है। या नाइट्रस एसिड टेस्ट अभी लिख ही लें क्या हाथों हाथी इसके साथ ही, कैसे बनता है देखो। हमारे पास में ये जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन जो है ना, उसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। HNO2 जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? HON डबल बॉन्ड O। ये सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाता है, तो यहां से कंपाउंड बनेगा HOHN डबल बॉन्ड O और यहाँ प्लस, और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया दैट इज NO प्लस। मान लो आपके पास में कोई भी प्राइमरी अमीन है, तो जब आप इसकी NO के साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये अपने लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। कंपाउंड क्या बनेगा? RNHN डबल बॉन्ड O, यहाँ चार्ज क्या आ गया? प्लस। अब क्या होता है देखो, ये H यहाँ से रिलीज होगा
लॉन पेयर बनेगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो कंपाउंड यहाँ क्या बने नेगेटिव, ये एच वहाँ जाके चिपक गया, तो कंपाउंड क्या बन गया आर एन एच डबल बॉन्ड पॉजिटिव अभी भी है, और ये एन और ओ एच पहले ये बनेगा। फिर सेम यही प्रोसेस, ये एक और एच रिलीज होगा और इसको H2O के रूप में क्या करेगा बाहर निकालेगा, तो कंपाउंड क्या बन गया आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस और साथ में बन जाएगा Cl माइनस। दिस कंपाउंड इज नोन एज डाई एजोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है ये बेसिकली। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या रहता है स्टेबल रहता है। तो ये जो पूरी रिएक्शन है इसको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या है ये समझना। मान लो कि आपके पास में 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, ये टेस्ट जो है 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, 2 डिग्री भी देता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन नहीं होता है एलिफेटिक, लेकिन प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन में डिफरेंशिएशन जरूर करता है। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन दैट इज RnH2, इसकी रिएक्शन जब आप NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ में कराओगे, यानी ये HNO2 के साथ में आपने रिएक्शन करवाई है, तो पहले कंपाउंड क्या बनेगा Rn2 प्लस एंड Cl माइनस डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल है, तो इसमें से N2 गैस का रिलीज होना बहुत आसान काम है, कारण कि जैसे ही N2 गैस यहां से रिलीज होगी एक एल्काइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और अगर कहीं कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इसका रीअरेंजमेंट भी संभव होता है। बोलो रीअरेंजमेंट। NH2 इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, तो हमने उसको एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराकर, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ये मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले समझाया था। R प्लस बन गया और सॉल्यूशन में H2O तो पड़ा ही है, तो इसके ऊपर H2O का क्या हो जाएगा अटैक हो गया और एक H प्लस बाहर, कंपाउंड क्या बन गया ROH, एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल बना है, इसकी डिटेक्शन पता करने के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ही अपने पास, क्या कर देगा ब्लड रेड कलर्ड। बोलो वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, अल्कोहल वैसे ही पता लग रहा है अपन को। एक अननोन कंपाउंड था हमारे पास, अननोन कंपाउंड की हमने रिएक्शन कराई, सबसे पहले कार्बेलामीन रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट आ गया पॉजिटिव, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड जनरेट हो गया, यानी हमें ये तो पता लग गया कि वो प्राइमरी अमीन है। अब वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। फिर हमने उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट यूज़ किया। नाइट्रस एसिड अगर आपके पास में प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है तो वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके Rn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, उसमें से N2 गैस रिलीज हो जाती है और H2 का अटैक होने से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर कंपाउंड एल्कोहल बन जाता है इसका मतलब वो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, ये निश्चित हो गया, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, इसमें एक साथ में और चीज़ भी है कि ये जो R प्लस बना है ना, ये वाला जो कंपाउंड बना है, इसमें से एक H बाहर निकल के और इधर से लिविंग ग्रुप ही निकल जाए तो H और लिविंग ग्रुप दोनों निकले तो एल्कीन भी बन सकती है। जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH2 और NH2, इसमें जब आप NaNO2 प्लस HCl डालोगे तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 और N2 प्लस, और इस पे जब H2O का अटैक हो ही रहा है तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि एक तो एल्कोहल बन गया CH3 CH2 एंड OH, ये तो मेजर है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट साथ में एल्कीन भी बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में क्या बनेगा N2, ये संभावना भी यहाँ पर हो सकती है। ध्यान रखना एल्कीन भी बनती है इसमें, लेकिन वो क्या बनती है माइनर। कैसे? यहाँ से H और यहाँ से ये N2 बाहर कर देगा। क्लियर? अनस्टेबल नाइट्रस एसिड टेस्ट क्लियर हो गया। इन सीटू प्रोडक्शन। अब मान लो कि हमारे पास में एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है एनिलीन, ये देखो टिपिकल चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़न वाली है। तो अगर इसकी रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl के साथ में कराओगे या HNO2 के साथ में है, दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, क्या बनेगा बोलो?
N2 plus and Cl minus, that is benzene diazonium chloride, stable 8025 डिग्री सेल्सियस। क्या इसमें से N2 आसानी से बाहर निकल सकता है? बोलो। N2 निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, सीधा नहीं निकल सकता। कारण कि अगर डायरेक्ट आप N2 निकाल देते हो तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे बनेगा जो हाईली अनस्टेबल है, तो सीधा N2 तो रिलीज होगा नहीं। तो फिर इसके बाद में तो इसमें एल्कोहल तो बन नहीं रहा। प्राइमरी एलिफेटिक में तो एल्कोहल बन गया, यहाँ पे एल्कोहल नहीं बनेगा। तो अब इसकी रिएक्शन करवाने के लिए आप क्या करो, इसके साथ में बीटा नेफ्थोल डाल दो। व्हाट इज बीटा नेफ्थोल? इस कंपाउंड को नेफ्थलीन बोलते हैं। यह अल्फा लोकेशन होती है। अगर यहाँ OH होता है तो उसको बोलते हैं मॉलिश रिएजेंट या अल्फा नेफ्थोल, जो शुगर्स का टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर OH यहाँ पर होता है तो ये बीटा लोकेशन, दिस कंपाउंड इज नोन एज बीटा नेफ्थोल। समझ में आ गया? बीटा नेफ्थोल। अब देखो ये एक तरह का फिनोल ही तो है, इसकी पैरा लोकेशन तो ब्लॉक है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, वो क्या करती है? डाई फॉर्मेशन करेगा ना। तो इसके पैरा लोकेशन तो ब्लॉक है। देखो ये OH की पैरा लोकेशन तो ये वाली है, ये तो ब्लॉक है ना। तो कौन से लोकेशन खुली है? ऑर्थो। तो ये इसकी ऑर्थो लोकेशन के ऊपर जाकर डाइएजो कपलिंग रिएक्शन कर लेगा। समझ में आ गया? ये आपकी रेड कलर की डाई होती है, रेड ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो अब देखो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स में क्या डिफरेंस है। अगर NaNO2HCl डालने पर एल्कोहल का निर्माण हो जाता है तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। और अगर एल्कोहल नहीं बन रहा है, आपने बीटा नेफ्थोल डाला और बीटा नेफ्थोल डालने पर अगर ऑरेंज रेड कलर की डाई मिल जाती है, इसका मतलब वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, दैट इज एनिलीन है वो। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं 2 डिग्री की। 2 डिग्री अमीन्स जो हैं, चाहे RNH2 हो, RNHR हो, चाहे बेंजीन पर हो, एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। इनको जब आप NaNO2 प्लस HCl के साथ में ट्रीट करते हो तो अगेन नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन होगी। तो कंपाउंड यहां से देखो क्या बनता है, RNR, और यहां पर ये N डबल बॉन्ड O जाकर अटैच हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोसामीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसामीन। N डबल बॉन्ड O एंड R, these compounds are known as नाइट्रोसामीन्स। दोनों में ही नाइट्रोसामीन बनता है, चाहे 2 डिग्री एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर से NO प्लस के ऊपर अटैक कर देगा, अटैक करके उसको अपने साथ जोड़ लेगा बस, और एक H को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। समझ में आ गया? क्योंकि डाइएजोटाइजेशन करने के लिए 2 हाइड्रोजन तो चाहिए थे कम से कम, जो इसके ऊपर है नहीं। तो नाइट्रोसामीन जो होते हैं वो येलो ऑयली लेयर होता है। तो अगर अननोन कंपाउंड के अंदर NaNO2HCl डाल के हीट करने पर टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर ऑयली कलर की लेयर, येलो कलर की ऑयली लेयर ऑब्टेन हो जाती है, दैट मीन्स उसमें नाइट्रोसामीन बना है, और वो 2 डिग्री एरोमेटिक या एलिफेटिक अमीन में से कुछ भी हो सकता है। आ गई बात? सुनो, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या इनमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है? ये नहीं कर पा रहा। 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक का डिफ्रेंशिएशन करता है। 3 डिग्री की बात करते हैं। 3 डिग्री RNR एंड R, या हमारे पास में एरोमेटिक भी हो सकता है। इसको जब आप HNO2 के साथ में ट्रीट करोगे तो पहले हमारे पास में अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, ये अपना सॉल्ट बनाता है पहले, RH और NO2, ये इस तरीके से सॉल्ट बनाता है। ये तो H प्लस आ जाएगा और ये NO2 माइनस आ गया, है ना। और इस कंपाउंड को जब आप हीट करोगे तो इसमें से एक ROH का, एक RO और H का मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? बाहर। तो कंपाउंड बनेगा RNR, N डबल बॉन्ड O और साथ में ROH।
नाइट्रोसामीन बना है, लेकिन वो हीटिंग करने पर बना है, अनस्टेबल था, ठीक है, नाइट्रेट था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसकी पैरा लोकेशन पर NO ग्रुप जाके सब्सटीट्यूट हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर लेता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, RNR बेंजीन और ये N डबल बॉन्ड O। समझ में आ गया। तो अब देखो नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या कर रहा है, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स का तो डिफरेंशिएशन कर रहा है, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर डिफरेंशिएशन वो नहीं कर पाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही अमीन्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए इससे एक बेटर टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट बड़ा ही आसान है। हिंसबर्ग रिएजेंट आप अभी पढ़ ही चुके हो, दैट इज PHSO2Cl। मान लो आपके पास में RNH2 है, दैट इज 1 डिग्री अमीन, RNHR ये आपका 2 डिग्री, और एक आपके पास में टर्शरी ये 3 डिग्री। इसके अंदर आपने PHSO2Cl डाला, PHSO2Cl और PHSO2Cl, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें, क्या होगा बताओ। RNHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन बन जाएगा। इस नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो KOH डाला हमने, तो KOH यहाँ से H+ को ले जाएगा, कंपाउंड बनेगा RN-K+ S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन। अंतर अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो RNR S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और बेंजीन। मुझे एक चीज़ बताओ कि जब ये रिएक्शन यहाँ पर होगी, HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आया, तो हमारे पास में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है। ये आपका जो कंपाउंड है ये क्या है, इनसॉल्युबल है, ये डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। लेकिन उसके अंदर आपने बेस डाल के हीट कर दिया तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये एक सॉल्ट बन जाएगा जो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। आपने PHSO2Cl डाला, अननोन कंपाउंड था, तो रिएक्शन तो हुई, इनसॉल्युबल कंपाउंड बना, जिसको KOH डालने पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन, या अभी भी क्या है, इनसॉल्युबल। पहले इनसॉल्युबल कंपाउंड था, KOH डाल के हीट करने पर अगर सॉल्युबल होता है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अमीन है। सॉल्युबल नहीं होता KOH डालने पर भी तो वो क्या है, सेकेंडरी अमीन। और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता है क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास में, है ना। और 3 डिग्री जो है बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वैसे वाटर के अंदर। तो आप अल्टरनेटिवली थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए आप ये भी काम कर सकते हो कि जो 3 डिग्री अमीन होता है ना, इसको आप NH4OH के साथ ट्रीट कर दो, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ में, तो ये इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाता है। तो RNR यह ज़्यादा बेटर है, इसकी बजाय हम लोग H+ सप्लाई कर दें, इसको H+ डाल के हीट कर दो, आप सीधा वैसे ही पता लग जाएगा। इसके अंदर हमने H+ डाल के हीट कर दिया, H+ डाल के हीट करोगे तो ये सॉल्ट बना लेगा ना, RH+, ये थोड़ा सा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। आ गई बात समझ में। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में डिफरेंशिएशन टेस्ट है, दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इतनी बातें समझ में आ गई। एक लास्ट टेस्ट और फिर आपका अमीन खत्म। लास्ट टेस्ट क्या है, दैट इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट या मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। आपके पास में प्राइमरी अमीन है CH2CH2NH2, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। तो इसकी रिएक्शन जब आप CH2 के साथ में कराते हो, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा CH3CH2NH, C डबल बॉन्ड S एंड SH, पहले ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है, डाइथायोनिक एसिड टाइप का होता है ये। और इसकी रिएक्शन आपने Hg2Cl2 के साथ में हीट करवा दिया, Hg2Cl2 डाल के, तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा CH3CH2
NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, दिस इज इथाइल आइसोथायोसाइनेट, और इसकी स्मेल है मस्टर्ड ऑयल जैसी। क्या साथ में HGS बन जाएगा? क्या साथ में क्या बन जाएगा? HGS बन जाएगा, मस्टर्ड ऑयल स्मेल, इथाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है ना? तो अगर अननोन कंपाउंड है आपके पास में और उसके अंदर CH2 डाला फॉलोड बाई Hg2Cl2 डाल के अगर आपने हीट किया, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल जैसी स्मेल अगर आती है, इसका मतलब वो प्राइमरी अमीन है। समझ में आ गया? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये टेस्ट क्या करेंगे? नेगेटिव शो करते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा है? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। समझ में आ गया? प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक का डिफरेंशिएशन टेस्ट तो नाइट्रस एसिड से हो ही रहा है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री शो नहीं करते हैं, वो सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन शो करेंगे। इतनी बातें समझ में आती है? किसी प्रकार की दिक्कत? एनिलीन चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया।